हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूटी 2025 के रिलेटेड जो डोमेन हिस्ट्री है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने 3 या 4 वीडियोस को बना के रखा है ऑलरेडी, जिसमें मैंने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। तो अगर आपने अभी तक हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तब भी आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा और रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, हु वाज द लीडर ऑफ द संथाल रिबेलियन। संथाल जो संथाल रिबेलियन हुआ था वो कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। उसका लीडर कौन था ये पूछा गया है। तो उसका लीडर कौन था? सिद्धू एंड कानू। ये काफी आसान सा सवाल था, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो सिद्धू और कानू कौन थे? संथाल रिबेलियन के लीडर थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। परमानेंट सेटलमेंट कब आया था? 1793 में आया था। उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था वो आपसे पूछा गया है। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू, पहले देख लीजिए ऑप्शन, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, टू एम्पावर पीजेंट, टू इंश्योर फिक्स रेवेन्यू फ्रॉम लैंड, टू एब्लिश जमींदारी सिस्टम। तो इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको फिक्स रेवेन्यू चाहिए था ब्रिटिश को लैंड से। तो इसी के लिए इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लाया था, ताकि उनको फिक्स रेवेन्यू मिलता रहे। एग्रीकल्चर में फ्लक्चुएशन की वजह से उनके रेवेन्यू में कोई चेंजेस ना आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू इंश्योर फिक्स रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे पर्सन का नाम दिया गया है और उनका रोल दिया गया है, किन लोगों ने क्या रोल निभाया है रिबेलियन में। क्या तो इसमें देख लीजिए, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है वो क्या थे? बिरसा मुंडा, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, उसके बाद सिद्धू, उसके बाद तात्या टोपे। तो लॉर्ड डलहौजी जो है उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेव्स लेके आया था। उसके बाद सिद्धू कौन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, सांथाल रिबेलियन से उनका रिलेशन है। और तात्या टोपे जो है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्ट लिए थे। और बिरसा मुंडा कौन है? एक ट्राइबल लीडर। 1A 2B 3C और 4D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन में क्या कह रहा है? द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगन फ्रॉम द मिलिट्री रैंक्स। रिवोल्ट जो है मिलिट्री रैंक से स्टार्ट हुआ था। और रीजन क्या है? कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल विद दिस कार्ट्रिजेस हर्ट रिलीजियस सेटलमेंट। जो इनफील्ड राइफल था जिसमें 20 कार्ट्रिजेस लाया गया था, वो रिलीजियस सेटलमेंट को हर्ट कर रहा था। यही उसका मेन रीजन था, क्योंकि लोगों को ऐसा रिमर फैलाया गया था कि उसमें पिग और काव का जो फेट है उसको यूज किया गया है। तो ये हिंदू और मुस्लिम बोथ दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट को हिट कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो दोनों सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कह रहा था? टर्म रैयत रेफर्स टू। जो रियोट टर्म है वो किस चीज को रेफर करता है? तो रियोट जो है पीजन कल्टिवेटर को रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, द डिक्कन रियट ऑफ 1875 वेयर मेनली कोस्ड बाय। जो डिक्कन रियट हुआ था 1875 में, उसका मेन रीजन क्या था? वो क्यों हुआ था? डिक्कन रियट 1875 का क्यों हुआ था? तो ऑप्शन देख लीजिए, ट्राइबल अनरेस्ट, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर्स। तो मनी लेंडर है वो ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे पीजेंट्स को, इसीलिए जो डिक्कन रियट हुआ था आपका 1875 में। इसका आंसर क्या है? एक्सप्लोटेशन बाय मनी लेंडर्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट वाज गांधी जी फर्स्ट मेजर मास मूवमेंट इन इंडिया। गांधी जी का पहला मेजर मास मूवमेंट कौन सा था? गांधी जी का पहला मेजर मास मूवमेंट कौन सा था? तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, नॉन कोऑपरेशन, सोल्ट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले गांधी जी जब 1916 में आए, उसके बाद 1975 में, 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह इंडिगो प्लांटर्स के लिए किया था, इंडिगो फार्मर्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द फेमस स्लोगन डू और डाई वाज गिवन ड्यूरिंग। डू और डाई कब दिया गया था? डू और डाई आपका क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था। ये क्वेश्चन जो है पिछले बार जीके जीएस में भी आया था। मतलब आपका जो सीयूटी का जनरल टेस्ट का पोर्शन है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच सोर्स प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ गांधीज आइडिया ड्यूरिंग द 1930 या 1940। गांधी का जो आइडिया है 1930 से 1940 के टाइम में, उसके बारे में कौन सा इसमें से ऐसा सोर्स है जो कि आइडियाज प्रोवाइड करता है? हरिजन, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरिजन। हरिजन क्या था?
एक वीकली जर्नल था जो कि गांधी जी खुद ही एडिट करते थे। इसमें अपना एक क्या एक्सप्रेस करते थे, सोशल एंड पॉलिटिकल व्यूज। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट वाज द मेजर आउटकम ऑफ द सुमन कमीशन 1928? सुमन कमीशन का मेजर आउटकम क्या था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सोल्ड लो रिपल, अगस्त ऑफर। तो इसका जो आंसर है वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सुमन कमीशन था उसके वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसको बॉयकॉट करने के लिए, सिमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए सीडीएम जो है वो स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली फॉर्म? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ऑफिशियली कब बना था? 1885 में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म इन 1885, लीडरशिप किसके अंडर? एओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ गांधीज मेथड ऑफ प्रोटेस्ट? इनमें से कौन सा ऐसा है जो गांधी यूज नहीं करते थे प्रोटेस्ट करते वक्त? और गांधी जी इनमें से क्या यूज नहीं करते थे? वायलेंट रेवोल्यूशन। गांधी जी का जो पूरा लाइफ था नॉन वायलेंस को लेके था, तो ऑब्वियसली ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? जो खिलाफत मूवमेंट था इसका मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो खिलाफत मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। जो ओटोमन खलीफत था उसको रिस्टोर करने के लिए खिलाफत मूवमेंट लाया गया था इस टाइम में। क्वेश्चन नंबर 14 एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि गांधी कॉल ऑफ द एनसीएम आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको बंद कर दिया गया। ही बिलीव्ड इन मास वायलेंस टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। जो रीजन है वो बिल्कुल गलत है। ही डिड नॉट बिलीव इन मास वायलेंस। वो वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आपका ए जो है वो ट्रू है बट आर जो है वो फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या है? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द माउंट बेटन प्लेन वाज रिलेटेड टू? माउंट बेटन प्लेन जो है वो किस चीज से रिलेटेड था इनमें से? क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो माउंट बेटन प्लेन है वो है आपका पार्टीशन ऑफ इंडिया का रिलेटेड था। लॉर्ड माउंट बेटन इस प्लेन को प्रपोज किया था 1947 में, जिससे क्या हुआ? आपका पार्टीशन हुआ ब्रिटिश इंडिया का इंडिया एंड पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर इफेक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया? जो पार्टीशन हुआ हम लोग का उनमें से जो मेजर इफेक्ट क्या पड़ा हम लोग के इंडिया पे? मेजर इफेक्ट उनमें से क्या पड़ा? मेजर इफेक्ट ये पड़ा कि आपका मैसिव कम्युनल वायलेंस एंड माइग्रेशन, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ और माइग्रेशन जो है वो भी हुआ। इंडिया से लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, फिर बांग्लादेश भी था, सब मिला के मतलब बहुत ही ज्यादा वायले मतलब आपका वो क्या बोलते हैं, वायलेंस और माइग्रेशन हुआ। बांग्लादेश मतलब कि बांग्लादेश बाद में ही बना, पहले वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, पर अभी का जो बांग्लादेश है वो भी था। उसके बाद मैसिव कम्युनल वायलेंस एंड माइग्रेशन, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये काफी आसान सा सवाल है। बी आर अम्बेडकर जो है वो चेयरपर्सन था ड्राफ्टिंग कमिटी के। क्वेश्चन नंबर 18 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कब फॉर्म हुआ था? 1946 में हुआ था। इट वाज कंपोज्ड ओनली ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द कांग्रेस। ये जो है गलत है, बस कांग्रेस के मेंबर नहीं थे उसमें, और भी मेंबर्स थे। इसमें क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेहरू रिपोर्ट 1928 वाज टू? जो नेहरू रिपोर्ट नेहरू ने लाया था 1928 में, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या था? डोमिनियन स्टेटस को डिमांड करना। डोमिनियन स्टेटस को वो लोग डिमांड कर रहे थे इस ऑब्जेक्टिव से, इस मतलब नेहरू रिपोर्ट के अंदर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिमांड डोमिनियन स्टेटस। द नेहरू रिपोर्ट एडवोकेटेड फॉर डोमिनियन स्टेटस विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ए स्टेप बिफोर डिमांडिंग फुल इंडिपेंडेंस। फुल इंडिपेंडेंस डिमांड करने से पहले उन लोगों ने डोमिनियन स्टेटस को डिमांड किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, द कैबिनेट मिशन प्लान वाज सेट बाय ब्रिटेन इन? कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो कब आया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है आपका कब आया था? 1946 में आया था। 21, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनमें से कौन सा है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था? महात्मा गांधी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। बाकी ये लोग थे, बी आर अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे और राजेंद्र प्रसाद भी थे।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल्स इन फ्रीडम स्ट्रगल। इनमें से जो लीडर्स है उन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल निभाया है उससे आपको मैच करना है। तो लीडर के नाम दिए गए हैं और रोल्स दिए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस आईएनए एंड आर्म स्ट्रगल, गांधी जी है नॉन वायलेंट सत्याग्रह, नेहरू नेहरू और अंबेडकर, नेहरू जो है साइंटिफिक सोशलिज्म, अंबेडकर दलित अपलिफ्टमेंट। तो ए का हो जाएगा आपका 2 और बी का हो जाएगा 1, ए का 2 और बी का 1। ये आपका ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एसएसएम रीजन क्वेश्चन है। The Salt March was a turning point in Indian nationalism. It united Indians across regions and classes in common act of civil disobedience. Salt March जो है एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन नेशनलिज्म में। सही बात है। इट यूनाइटेड इंडियन अक्रॉस रीजन्स एंड क्लासेस इन ए कॉमन एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। ये भी जो है सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किन्होंने प्रेजेंट किया था, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज नोन फॉर द स्लोगन डू और डाई। डू और डाई से किसका रिलेशन है, डू और डाई से गांधी जी का रिलेशन है। गांधी जी ने इस स्लोगन को कब दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में दिया था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 26, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट गारंट्स द राइट टू इक्वलिटी। इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राइट टू इक्वलिटी को गारंट करता है। तो राइट टू इक्वलिटी को कौन गारंट करता है, इनमें से आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है आपका राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 27, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें मूवमेंट दिया गया है, आपको ईयर दिया गया है। तो आपको क्विट इंडिया मूवमेंट अभी हम लोगों ने देखा 1942। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब था, खिलाफत मूवमेंट आपका 1919। और सिविल डिसोबीडियंस जो है आपका, और सॉरी सिविल डिसोबीडियंस आपका 1930, नॉन कोऑपरेशन 1920। तो A1 और आपका B2, C3 और D4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच इवेंट डायरेक्टली लेड टू द ब्रिटिश डिसीजन टू लीव इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिसकी वजह से एट द एंड ब्रिटिश को जाना ही पड़ा इंडिया को छोड़ के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका नेवल म्यूटिनी ऑफ 1946। ये जो नेवल म्यूटिनी 1946 में हुआ था वो ऐसा फाइनल स्टेप था जिसके बाद जो ब्रिटिश है वो इंडिया को छोड़ के चले गए। नेवल म्यूटिनी ऑफ 1946। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। ये शायद बुक में हम लोग के नहीं दिया गया है, पर यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 असर्शन रीजन क्वेश्चन है जिसमें असर्शन और रीजन दिया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेकुलर डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेकुलर डॉक्यूमेंट है, मतलब किसी रिलीजन को फेवर नहीं करता है, कोई भी रिलीजन को ऐसे प्रमोट नहीं करता है। रीजन क्या दिया गया है, इट ग्रांट फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजन। तो असर्शन रीजन दोनों जो है करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। Secularism in India ensures freedom of faith and is guaranteed under Constitution. क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन आया था उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। कैबिनेट मिशन का ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो कैबिनेट मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो था आपका प्रपोज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग को प्रपोज करना ही कैबिनेट मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, द कैबिनेट मिशन एम टू नेगोशिएट द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब अलग अलग ग्रुप्स में कैसे पावर शेयर होगा उसी चीज को डिस्कस किया था कैबिनेट मिशन प्लान में। क्वेश्चन नंबर 32, विच डेट वाज फिक्स एज इंडिया ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे। ये काफी आसान से क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, विच प्रिंसली स्टेट विटनेस द मोस्ट वायलेंट इंटीग्रेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस। इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसली स्टेट है जिसने मतलब बहुत ही वायलेंट इंटीग्रेशन किया इंडिपेंडेंस के बाद। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो मतलब इंडिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो ऑपरेशन पोलो वाज यूज्ड टू एनेक्स हैदराबाद आफ्टर निजाम्स रिफ्यूजल टू ज्वाइन इंडिया। जब इन्होंने रिफ्यूज कर दिया इंडिया को ज्वाइन करने को तो ऑपरेशन पोलो लाया गया था और इसके बाद हैदराबाद को इंडिया में ज्वाइन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32, द टर्म हरिजन वाज पॉपुलराइज्ड बाय। हरिजन कौन यूज करता था, तो महात्मा गांधी यूज करते थे। द आईने ट्रायल वेर हेल्ड इन विच सिटी।
जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसका ट्रायल्स किस सिटी में किए गए थे, तो वो है दिल्ली, दिल्ली में ट्रायल्स किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है? तो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म, मोनार्क, सेकुलरिज्म। तो मोनार्क जो है वो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फीचर नहीं है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वेर इंस्पायर्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 37, जो डीपीएसपी जिसको कहते हैं वो किस कंट्री से लिया गया था? तो डीपीएसपी आपका आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है कि क्वेश्चन नंबर 38, वी द पीपल ऑफ इंडिया अपीयर्स इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ पे अपीयर होता है? तो ये हम लोग जब एनसीईआरटी का कोई भी बुक खोलते हैं तो फर्स्ट पेज पे यही मिलता है। ये क्या है? हम लोग का प्रेम्बल है, प्रेम्बल में ही ऐसे वी द पीपल ऑफ इंडिया करके आता है। क्वेश्चन नंबर 39, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दिया गया है। तो स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एडॉप्शन मतलब जो है वो 19 मतलब 26 जन एडॉप्शन, इसमें देख लीजिए एडॉप्शन जो है वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और केम इनटू इफेक्ट मतलब एक्चुअल में फोर्स में कब आ गया, इफेक्ट में कब आ गया? 26 जनवरी को। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड हाउ मेनी आर्टिकल्स? जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल बना था तो कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे। और अभी प्रेजेंट में कितने आर्टिकल्स है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इसी के साथ आज का जो हम लोग का वीडियो है वो यहीं पे खत्म होता है। हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, और इसके अलावा आप हम लोग के साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू, थैंक यू।